ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की बात करें तो आज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन हम लेकर आए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के अक्सर सवाल ये रहते हैं जिनकी फ्रेश प्रोफाइल है कि आखिर उनके पेरेंट्स के पास कितने फंड्स होने चाहिए, अकाउंट्स को लेकर, फंड्स को लेकर जितनी भी क्वेरीज है ना, उन सभी के जवाब आज की वीडियो के जरिए आपको ज़रूर मिलने जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हरजोत कौर और ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करेंगे स्टडीज़ केयर अब्रॉड से चंडीगढ़ ब्रांच हेड अनीता भंडराज जी हमारे साथ है। स्वागत है अनीता जी आपका। थैंक यू सो मच मैम। तो अनीता जी, जो फ्रेश प्रोफाइल वाले केस हैं, इन सभी स्टूडेंट्स के हमारे पास ढेर सारे सवाल हैं, स्पेशली फंड्स को लेकर है, और मैं चाहूंगी कि आप ज़रूर इसकी क्लैरिटी आज की वीडियो के जरिए कीजिए, क्योंकि जुलाई इनटेक की जब बात करते हैं तो समय टाइम बहुत कम रह गया, लेकिन इसके बावजूद जो स्टूडेंट्स अभी भी चाह रहे हैं कि फटाफट से पूरी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करें, तो फिर उनके पेरेंट्स के पास कितने फंड्स होने ज़रूरी हैं अगर जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई करना है? जी मैम, ये जो टॉपिक है ये हर एक दूसरे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है कि मैम कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कितने इनकम की रिक्वायरमेंट है, और कहीं ना कहीं लोगों ने इस चीज़ का एक बहुत बड़ा हुआ बना रखा है। बिकॉज ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी का हर यूनिवर्सिटी का अपना एक पैरामीटर रहता है फंड्स और इनकम को लेके। आपने बहुत जगह पे देखा होगा, और कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं। एक एजेंट कह रहा है कि ये वाले फंड्स एक्सेप्टेबल है, दूसरा एजेंट कह रहा है नहीं ये वाले फंड्स नहीं एक्सेप्टेबल है, ये इनकम एक्सेप्टेबल है लेकिन दूसरी इनकम नहीं एक्सेप्टेबल है। सो इस चीज़ में मैं पूरी क्लैरिटी देना चाहूँगी कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम टेक्निकली हम इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो आपकी फंड्स की कैलकुलेशन होती है, वो पहली कैलकुलेशन होती है आपकी 1 ईयर ट्यूशन फीस के साथ। अब लेट सपोज आपकी जो ट्यूशन फीस है वो $35,000 है पर ईयर की, तो वो उस चीज की कैलकुलेशन होंगी। लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं, ओएसएससी कितना है, एएफए कितना है, इन सब को कैलकुलेट करके जो एक अमाउंट बनता है, वो फंड्स जो है वो हमें ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज को दिखाने होते हैं एट द टाइम ऑफ जीएस। तो वो फंड्स हमारी इंडियन करेंसी में कितने बनते हैं, वो नॉर्मली 35 से 40 लाख के करीब बनते हैं वो फंड्स, कि आपको 35 to 40 लाख के करीब दिखाने होते हैं। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की फीस पे। अभी जैसे कि मैम ने कहा कि किस यूनिवर्सिटी में कितने फंड्स हैं, यूनिवर्सिटी के जो फंड्स डिपेंड करते हैं वो फीस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। लेट सपोज आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को चूज किया है जिसकी ट्यूशन फीस $40,000 है, तो कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिकली $5,000 जो फीस है, वो जो फंड्स हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। किसी यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो $25,000 है, तो ऑटोमेटिकली आपको जो फंड्स हैं वो कंपैरेटिवली कम दिखाने पड़ेंगे। सो कैलकुलेशन हमेशा यही होती है, 1 ईयर की ट्यूशन फीस, 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस, एयरफेयर एंड ओएसएससी, ये 4 चीजों की कैलकुलेशन बनती है। और इन 4 चीजों की जो कैलकुलेशन बनती है वो अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 लाख के करीब बनती है। लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस कम है तो ये जो फंड्स हैं ये थोड़े से कंपैरेटिवली कम भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से फंड्स हैं, कितने पुराने दिखाने चाहिए, जो कि एक हमेशा जो टॉपिक है वो डिस्कशन में रहता है। कौन कितने फंड्स हैं, ये फंड चल जाएंगे, कौन से फंड्स नहीं चलेंगे, इस चीज़ पे भी मैं बिल्कुल क्लैरिटी देना चाहूँगी। तो अगर मैं फंड्स की बात करूँ, सो आपके पास जो फंड्स एक्सेप्टेबल हैं, सो उसमें क्या होता है कि आपकी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो बोलती हैं हमें जो फंड्स हैं वो 6 मंथ्स ओल्ड फंड चाहिए, कि आपके अकाउंट में 6 महीने पुराना पैसा जो है वो हम देखना चाहते हैं। अब इस चीज़ में स्टूडेंट्स अपना 6 मंथ्स का ओल्ड फंड दिखाते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि यूनिवर्सिटी ये नहीं पूछेगी कि ये पैसा कहाँ से आया। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो आपसे 6 मंथ ओल्ड फंडिंग मांग रही है वो सोर्स ऑफ फंडिंग भी पूछेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया। अब एक चीज़ को क्लियरली बहुत समझने की ज़रूरत है। लेट सपोज आपने दिखा दिए हैं 40 लाख अपने अकाउंट में, और आप दिखा रहे हो कि हमारी जो पेरेंट्स की इनकम है वो है 7 से 8 लाख, और हम दिखा रहे फंड्स हैं 40 लाख, और साल की इनकम है हमारी 7 से 8 लाख, और 6 महीने पुराना पैसा दिखा रहे हम 40 लाख। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को इस चीज़ में एक ट्रिगर होगा कि 7 से 8 लाख आपकी सालाना इनकम है, लेकिन 40 लाख आपके पास अकाउंट में पड़ा हुआ। तो अगेन दिस इज द रेड फ्लैग फॉर द यूनिवर्सिटीज। वो देखती हैं कि इनकम कम है, फंड ज़्यादा है, कहाँ से दिखा रहे हैं। उस केस में दे विल आस्क अबाउट द सोर्स ऑफ फंडिंग, कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि हमारे पास तो पुराना पैसा नहीं है लेकिन हमारे पास फ्रेश फंडिंग है, तो क्या
एज इन मेरे पास फ्रेश फंडिंग है, क्योंकि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया गैप लेता नहीं है, फंड्स पुराना चाहिए, इनकम ITR 2 साल की भरी होनी चाहिए, तो ये कैसे मैनेज करें इन सारी चीज़ों को। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश फंडिंग है, लेट सपोज आपके पास पैसा है, अभी 1-2 महीने पहले ही पैसा है, तो ऐसा नहीं है कि आप वो 1-2 महीने वाला जो पैसा है वो 6 महीने तक वेट करोगे उसका पुराने होने का, फिर आप अप्लाई करोगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास ये 1-2 महीने पहले पैसा आया है और आपने लेट सपोज ये पैसा कहाँ से आया है, यू नीड टू शो द डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एकदम से इतना सारा पैसा उन सिनेरियो में आता है, लेट सपोज आपके पास एक ज़मीन थी, आपने वो ज़मीन सेल आउट कर ली है। अब वो जो ज़मीन सेल आउट करी है उसका पैसा प्लस वो जो रजिस्ट्री की कॉपी, जो आपकी प्रॉपर कौन से प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट थे, रजिस्ट्री की कॉपी, वो यूनिवर्सिटी आपसे पूछेगी, वो आपको दिखाना होगा, एंड देन योर GS कैन बी अप्रूव्ड। एज सच देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब अगर हम बात करें फंड्स कौन कौन से लग जाते हैं, जैसे आपके पास FDR है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट है आपके पेरेंट्स के पास, सो बिल्कुल FD इज एक्सेप्टेबल, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपके पास 6 महीने पुरानी FD है तो वो सोर्स ऑफ फंडिंग पूछी जाती है, बट कई लोगों के पास बहुत पुरानी FD भी होती है, तो वो वाले फंडिंग चल जाते हैं। इसके बाद आपके पास सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोग सेविंग अकाउंट में पैसा रखने के बाद एक गलती करते हैं, उस अकाउंट को बिल्कुल स्टिल रखते हैं, उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। लेट सपोज मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, तो उसमें क्या होगा कि ट्रांजैक्शन हमेशा चलती रहेगी, या तो पैसा आएगा या थोड़े बहुत पैसे हम खर्च करेंगे। मतलब ऐसी चीज हम दिखाएं उनको जो कि रियल हो, जो कि उनको लगे कि नहीं ये रियलिटी है, ये सच है, इसमें कुछ क्रिएट किया हुआ नहीं हो। स्टिल तब होता है कि अगर उसमें से पैसे में से कुछ भी नहीं लिया आपने, तब वो चीज़ है। उसके बाद अगर आप बोलते हैं कि आपके पेरेंट्स का PPF है, आपके पेरेंट्स का PF है, सो PF अमाउंट भी आप बिल्कुल दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें से PF अमाउंट में से कितना फंड्स हैं जो कि आप इस टाइम पे डिसबर्स कर सकते हैं। लेट सपोज आपके पेरेंट्स के अकाउंट में PF में पड़ा हुआ 50 लाख रुपए, लेकिन 50 लाख में से आप सिर्फ 25 लाख डिसबर्स कर सकते हैं, तो आपकी जो फंडिंग आप दिखा सकते हो 25 लाख की। इसके बाद इसके अलावा और भी बहुत सारे फंड्स आते हैं जो कि वेरी करते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, मैंने मोटा मोटा बता दिया है, जो कि मेनली ये सारी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेबल होते हैं। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए क्या, जिनके पास फंड्स ही नहीं है, वो क्या करें, तो उनके लिए भी ऑप्शन होती है, यू कैन अप्लाई फॉर द एजुकेशन लोन। HDFC क्रेडेला है, आपका ICICI बैंक है, आपका SBI है, आपका एक्सिस बैंक है, बहुत सारे लोन है, बहुत सारे बैंक है जो कि एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं। आप बिल्कुल एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हैं, और आपको एजुकेशन लोन का सैंक्शन लेटर आपको अपनी एप्लीकेशन में लगाना है, देन यू कैन इजिली शो योर फंडिंग। फिर आपको एक्स्ट्रा से जो ट्यूशन फीस आप दिखा रहे थे, उन फंड्स को दिखाने की जरूरत नहीं है। उस केस में सिर्फ आपको अपना लिविंग एक्सपेंस ही दिखाना है, एंड OSSC जो कि आपका 13 से 14 लाख के करीब आएगा, तो सिर्फ वो दिखाना है, इसके अलावा आपको नहीं दिखाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मैम क्या कोलैटरल और नॉन कोलैटरल लोन भी एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये बहुत हर दूसरे स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन होता है। सो येस, दैट अगेन वेरी ऑन द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। येस, देयर आर 2 to 3 यूनिवर्सिटी हु आर एक्सेप्टिंग द नॉन कोलैटरल लोन, भी एक्सेप्ट कर रहे हैं वो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अगर आपके पास है, अब स्टूडेंट्स का एक और क्वेश्चन आता है, मैम क्या प्राइवेट बैंक्स इंक्लूडेड है? यस, देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज हु आर एक्सेप्टिंग द प्राइवेट बैंक्स एज वेल। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ जो ऑस्ट्रेलिया में होती है वो केस ऑन केस होती है। केस को देखने के बाद चीज़ें पता चलती है कि आपकी फंडिंग में एक्चुअली क्या है। बोलने के लिए बहुत ज़्यादा इजी है, बट एक्चुअल में जब हम आपकी प्रोफाइल को देखते हैं तब वहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं। इसी के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी पूछना हो, यू कैन कॉल अस ऑन अबव गिवन नंबर, एंड बिल्कुल साइड में ही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यू कैन सेंड योर क्वेश्चन एंड यू कैन सेंड योर प्रोफाइल सो दैट आई कैन रिवर्ट ऑन योर क्वेरीज। जी, तो अनीता जी ने बहुत ही बढ़िया ढंग से इवन एग्जाम्पल्स के साथ आपको क्लियर किया है कि किस तरह से फंड्स की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, और FD को लेकर सेविंग अकाउंट, या फिर हम PF अकाउंट की बात करें, या एजुकेशन लोन की बात करें, प्राइवेट बैंक्स की बात की, तो डिटेल में हर एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी सवाल है मन में, तो नंबर दिया है, डिस्प्ले है, इस पर आप कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए। बहुत बहुत थैंक्स अनीता जी, बहुत ही आपने क्लैरिटी के साथ स्टूडेंट्स का ये पॉइंट फंड्स को लेकर आपने बहुत अच्छी क्लैरिटी दी है। तो आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।